ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब रटना नहीं है, बल्कि हर सवाल को गहराई से समझना है। बिल्कुल सही कहा। हम हर सवाल के सही जवाब के पीछे का जो तर्क है वो समझेंगे और उससे जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों पर भी बात करेंगे। हाँ, ताकि जानकारी लंबे समय तक याद रहे। जी, इससे ये जानकारी लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसे सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े कुछ सवालों से। बहुत अच्छा। पहला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? विकल्प हैं ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी. महात्मा गांधी और डी. प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है ए, रविंद्रनाथ टैगोर। जी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अच्छा, और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है शायद कि उन्होंने एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला भी लिखा है। अरे वाह! और जो दूसरा विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। हाँ, और यही हमारा अगला सवाल है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? विकल्प ए. सारे जहां से अच्छा, बी. जन गण मन, सी. वंदे मातरम या डी. ए मेरे वतन के लोगों। इसका सही उत्तर है सी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और जैसा मैंने अभी बताया, यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इन दोनों का दर्जा मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, क्या इसमें कोई अंतर है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का दर्जा बराबर है और वंदे मातरम ने तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को बहुत प्रेरित किया था। सही बात है। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ए. नीम, बी. बरगद, सी. पीपल या डी. आम। इसका सही उत्तर है बी, बरगद, यानी बैनियन ट्री। बरगद क्यों? देखिए, बरगद को इसकी लंबी आयु और इसके विशाल फैलाव के कारण चुना गया है। ये एकता और अमरता का प्रतीक है। बिल्कुल। अब फलों की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ए. केला, बी. सेब, सी. आम या डी. अंगूर। ये तो शायद सबसे आसान सवालों में से एक है। सी, आम। हाँ, फलों का राजा। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है। आम हमारी संस्कृति और विरासत से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सही। अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? विकल्प है ए. शार्क, बी. डॉल्फिन, सी. व्हेल या डी. ऑक्टोपस। इसका सही जवाब है बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन? कौन सी डॉल्फिन? गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन। और इसे चुनना एक बहुत सोचा समझा फैसला था। ये नदी के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। संकेतक? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर किसी नदी में डॉल्फिन हैं और उनकी संख्या ठीक है, तो ये माना जाता है कि वो पूरी नदी स्वस्थ है, क्योंकि डॉल्फिन तभी रहेंगी जब उनके खाने के लिए मछलियां होंगी और मछलियां तभी होंगी जब पानी साफ होगा। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं, ये एक इकोलॉजिकल मैसेज भी है। बिल्कुल। चलिए, अब राष्ट्रीय प्रतीकों से हटकर कुछ सवाल उत्तर प्रदेश के बारे में लेते हैं। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? ए. बारहसिंगा, बी. हाथी, सी. दलदली हिरण, डी. बाघ। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसका सही उत्तर है ए, बारहसिंगा। और इसे दलदली हिरण भी तो कहते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजन हो सकता है। बारहसिंगा को दलदली हिरण या स्वैम्प डियर भी कहते हैं। तो विकल्प सी भी उसी जानवर को इंगित करता है, लेकिन जो आधिकारिक नाम है वो बारहसिंगा है। समझ गई। अब अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ए. तोता, बी. सारस क्रेन, सी. मोर या डी. बत्तख। इसका सही जवाब है बी, सारस क्रेन। सारस क्रेन जो अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता है। जी बिल्कुल। सारस क्रेन अपने सुंदर नृत्य और निष्ठा के लिए जाना जाता है। बढ़िया। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। विकल्प है ए. पीपल, बी. नीम, सी. अशोक या डी. आम। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है सी, अशोक। अशोक, इसका भी कोई खास महत्व है? हाँ, अशोक वृक्ष का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। चलिए, अब जनसंख्या पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए. आगरा,
बी कानपुर नगर, सी प्रयागराज या डी लखनऊ? 2011 की जनगणना के अनुसार सही उत्तर है सी, प्रयागराज। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर प्रयागराज कर दिया। तो ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है? सही पॉइंट है। अब कुछ सवाल नदियों और शहरों के बारे में। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोमती या डी घाघरा? इसका सही जवाब है बी, गंगा। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और ये पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वो किस नदी के किनारे है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। तो सही विकल्प हुआ बी, गोमती। गोमती, ठीक है। एक और प्रसिद्ध मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, किस शहर में है? ए अयोध्या, बी मथुरा, सी वाराणसी या डी गोरखपुर? प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, वो है सी, वाराणसी में। गंगा नदी के तट पर। बिल्कुल। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? ए गंगा, बी सरयू, सी गोमती या डी यमुना? पवित्र शहर अयोध्या बी, सरयू नदी के तट पर स्थित है। बहुत बढ़िया। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल या डिविजन्स हैं? उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 मंडलों में बांटा गया है। तो सही उत्तर है डी, 18। 18, काफी बड़ा राज्य है। जी बहुत। चलिए अब विषय बदलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर नजर डालते हैं। जरूर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 20 जनवरी, डी 26 जनवरी? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ए, 12 जनवरी को। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत अच्छे। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 1 जून, बी 5 जून, सी 10 जून, डी 15 जून? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सही जवाब है बी, 5 जून। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अब बात करते हैं योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है बी, 21 जून को। 21 जून। इसकी कोई खास वजह? हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। अच्छा, अब आते हैं खेल पर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी 5 सितंबर? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बी, 29 अगस्त को। और ये किसका जन्मदिन है? ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती का दिन है। मेजर ध्यानचंद। ठीक है। और एक आखिरी दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, ये कब होता है? ए 5 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 10 सितंबर या डी 14 नवंबर? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है बी, 8 सितंबर को। 8 सितंबर। चलिए अब जब हमने ध्यानचंद का जिक्र कर ही लिया है तो खेल जगत की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जरूर, ये तो मेरा पसंदीदा सेक्शन है। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए मिल्खा सिंह, बी कपिल देव, सी पीटी उषा या डी ध्यानचंद? इसका सही जवाब है ए, मिल्खा सिंह। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह। जी। उन्हें उनकी अविश्वसनीय गति के कारण फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। और अगला सवाल तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हॉकी की जादूगर किसे कहा जाता है? हाँ, इसका जवाब तो अब सबको पता है। बी, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। उनके असाधारण हॉकी कौशल के लिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विकल्प है ए साइना नेहवाल, बी मैरी कॉम, सी कर्णम मल्लेश्वरी या डी पीवी सिंधु? ये एक ऐतिहासिक पल था और इसका सही जवाब है सी, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल में? उन्होंने सिडनी 2000 ओलंपिक में भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। जी। अब एक टीम गेम पर आते हैं। कबड्डी में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8? कबड्डी के एक मैच में हर टीम से 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। 7। और क्रिकेट के दीवानों के लिए एक सवाल, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ए 18 गज,
बी 20 गज, सी 22 गज, डी 24 गज। क्रिकेट के नियमों के अनुसार 2 विकेटों के बीच पिच की मानक लंबाई सी 22 गज होती है। 22 गज, ठीक है। अब हम भूगोल और राज व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। चलिए। गोमती नदी किस राज्य में बहती है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी राजस्थान। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब लखनऊ की बात हो रही थी। गोमती नदी बहती है बी उत्तर प्रदेश में। सही। इसका उद्गम भी उत्तर प्रदेश में ही है। जी, पीलीभीत जिले से, और ये लखनऊ, जौनपुर जैसे शहरों से होकर बहती है। अच्छा, अब यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री ग्लेशियर, सी केदारनाथ या डी मानसरोवर। इसका सही जवाब है बी यमुनोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर स्थित है। बढ़िया। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण या डी दक्षिण से उत्तर। ये सवाल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा उन कुछ प्रमुख नदियों में से है जो ए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती हैं। बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम बहती हैं। ठीक है, अब दक्षिण भारत चलते हैं। कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? ए केरला, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी निकलती है बी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कर्नाटक से। और ताप्ती नदी जिसकी आपने अभी बात की, वो किस सागर में गिरती है? नर्मदा की तरह ही ताप्ती नदी भी बी अरब सागर में गिरती है। बहुत अच्छे। अब कुछ राज्यों की राजधानियों पर जल्दी से नजर डालते हैं। हरियाणा की राजधानी? चंडीगढ़, यानी विकल्प सी। और पंजाब की राजधानी? वो भी चंडीगढ़, विकल्प डी। तो मतलब चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है? जी हाँ, और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये हुई ना बात। चलिए, झारखंड की राजधानी? झारखंड की राजधानी है ए रांची। और उड़ीसा की राजधानी? उड़ीसा की है सी भुवनेश्वर। और असम की राजधानी? असम की राजधानी है ए दिसपुर। कई लोग गुवाहाटी से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर राजधानी दिसपुर है। व्यवस्था पर आते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बी नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? हमारी संसद के 2 सदन हैं, बी लोकसभा और राज्यसभा। जिन्हें निम्न सदन और उच्च सदन भी कहते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी एवरेस्ट, डी धौलागिरी। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन वो नेपाल में है। अच्छा। भारत की सीमाओं के भीतर स्थित सबसे ऊंचा शिखर है ए कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 26, बी 27, सी 28 या डी 29। वर्तमान में भारत में सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है बी राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। ये अंतर जानना जरूरी है। जरूर। अब एक विश्व भूगोल का सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है सी प्रशांत महासागर, यानी पैसिफिक ओशन। चलिए, और अब हम अपने अंतिम कुछ सवालों पर पहुंच गए हैं जो इतिहास और सामान्य जानकारी से जुड़े हैं। ठीक है। भारत की मुद्रा क्या है? ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये है बी रुपया। अगला सवाल, लाल किला कहाँ स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर या डी लखनऊ। इसका जवाब है बी दिल्ली। पर एक बात बताऊं, बताइए। आगरा में भी एक लाल किला है, लेकिन जब सिर्फ लाल किला कहा जाता है तो उसका मतलब दिल्ली के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले से होता है। अच्छा, ये जानकारी अच्छी थी। और कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार भी बी दिल्ली में ही है। ठीक है। सांची स्तूप किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। सांची का महान स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, वो है सी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। अब स्वतंत्र भारत के पहले नेताओं पर आते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे बी
जवाहरलाल नेहरू। और भारत का पहला राष्ट्रपति? पहले राष्ट्रपति थे ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब एक बहुत ही बेसिक सवाल, सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य उगता है सी पूर्व दिशा से। और अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े 2 सवाल। पहला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? ए पिंगली वेंकैया, बी महात्मा गांधी, सी नेहरू या डी टैगोर? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप डिजाइन करने का श्रेय ए पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। पिंगली वेंकैया। और हमारा आखिरी सवाल, तिरंगे के बीच का चक्र क्या कहलाता है? ए धर्म चक्र, बी अशोक चक्र, सी चक्रव्यूह या डी सूर्य चक्र? तिरंगे के केंद्र में जो नीले रंग का चक्र है उसे बी अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र। जी, इसमें 24 तीलियां होती हैं और ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये निरंतर प्रगति का प्रतीक है। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब। हमने न केवल सही उत्तरों को जाना बल्कि उनके पीछे के तथ्यों को भी समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और यह हमें याद दिलाता है कि सामान्य ज्ञान केवल परीक्षाओं के लिए नहीं है। ये हमारे आसपास की दुनिया, हमारे देश के इतिहास और संस्कृति को बेहतर ढंग से जानने का एक जरिया है। सही कहा। जब आप चीजों को एक दूसरे से जोड़कर समझते हैं तो वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। जी, आज की चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, इन सभी तथ्यों में से ऐसा कौन सा एक तथ्य है जो आज के भारत के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक लगता है और क्यों? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।